नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे रेखा पंचोली जी की कहानी ग्रहण। तो चलिए सुनते हैं कहानी ग्रहण। यह 25वां कॉल था जो विभा ने अमन के सेल पर किया था। अमन, मैं तब तक कॉल करती रहूंगी जब तक तुम बात नहीं कर लोगे, विभा ने मन ही मन कहा। हेलो, क्या बात है? क्यों मुझे बार बार फोन करती हो? अमन के स्वर में झल्लाहट थी। अमन, कल करवा चौथ है, तुम आओगे ना? विभा के स्वर में अनुनय थी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती विभा? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं सिर्फ एना से प्यार करता हूं, पर तुम मेरे पति हो अमन। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम कई बार कह चुकी हो कि मैंने अग्नि को साक्षी रखकर तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो सुन लो, मैं सिर्फ मन के रिश्तों में विश्वास रखता हूं, इन ढकोसलों में नहीं। मेरे जीवन में केवल ऐना है। और अमन ने फोन काट दिया। विभा की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह बिस्तर पर निढाल होकर गिर गई। ऐसा नहीं था कि उसे अमन से कोई और उम्मीद थी। ऐसा भी नहीं था कि इससे पहले उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया था, मगर सब्र की भी इंतहा होती है। विभा के लिए आज का संवाद जर्जर हो चुकी दीवार पर आखिरी वार जैसा था। रोते रोते शाम से रात हो गई। उसकी सास करुणा देवी, जिन्हें वह मम्मी जी कहती थी, 2 बार उसके कमरे तक आकर बिना बोले चली गई थी। शायद वे भी जानती होंगी क्या हुआ होगा, इसीलिए कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। विभा के दिल में चाहे कितना भी दर्द क्यों न रहा हो, पर वह अच्छी बहू की भांति अपने कर्तव्य का निर्वहन करती थी। यह पहला अवसर था कि वह शाम का खाना बनाने किचन में नहीं गई थी। तीसरी बार करुणा देवी पुनः विभा के कमरे में पहुंची। विभा, खाना खा लो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ मम्मी जी, कहकर विभा उठी। यद्यपि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मम्मी जी व पापा जी का मन रखने के लिए वह 2 कौर खाकर लौट आई। आज उसके मन में एक तूफान उठा हुआ था। वह बिस्तर पर लेट तो गई, पर नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जीवन कैसे बदल जाता है! इतनी कम उम्र में उसे यह सब सहना होगा, ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब वह एक अच्छे कॉलेज से MBA करके लौटी थी। ढेर सारे सपने लिए उसने अपने सहपाठियों से विदा ली थी। अपनी खूबसूरती, कर्मठता व व्यवहार कुशलता के कारण कॉलेज में विभा सबकी चहेती थी। सभी लड़के व लड़कियां विभा से दोस्ती करना चाहते थे। विभा जैसी जीवन संगनी पाना भी युवकों के लिए एक ख्वाब ही होता है, मगर विभा ने अपनी ओर उठने वाले ऐसे हर कदम को रोक दिया। उसने बड़े चातुर्य से अपनी एक अभेद्य सीमा रेखा बना रखी थी। भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत विभा अपने माता पिता की पसंद से ही विवाह करना चाहती थी। विभा के घर आते ही उसके लिए योग्य लड़कों के रिश्ते आना शुरू हो गए। विभा की मां भी बड़े गर्व से अपनी सहेलियों के बीच में यह बात बताती। इसी बीच विभा के लिए अमन का रिश्ता आया। अमन अमीर घराने का इकलौता बेटा था, साथ ही एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। विभा का परिवार उनकी तुलना में साधारण स्तर का था। विभा के रिश्तेदार व मिलने वाले सभी उसके भाग्य को सराह रहे थे। सगाई समारोह बड़ा शानदार हुआ। लड़के वालों ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया। उन्हें भी विभा जैसी बहू चाहिए थी। सोने व हीरे के सेट, बहुमूल्य वस्त्र और उपहारों से विभा की गोद भराई की रस्म हुई। चट मंगनी और पट ब्याह। कुछ ही दिनों में विभा अमन के साथ विवाह बंधन में बंध गई। विवाह भी इतना शानदार था कि देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। अपने भाग्य पर नाज करती विभा महानगर स्थित अपने ससुराल आ पहुंची। सोच रही थी आज अमन से जी भरकर बात करेगी। सगाई व शादी के बीच समय ही इतना कम था। दूसरा अमन की व्यस्तता। वह जब भी बात करती वह यही कहता कि वह व्यस्त है। अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित विभा को स्वप्न में भी गुमान नहीं था कि कुछ ही पल में सुनामी लहरें आएंगी और उसके जीवन का सारा सुख, सारे सपने अपने साथ बहा ले जाएंगी।
अमन कमरे में आया। उसने अपना तकिया बिस्तर से उठाया और सोफे पर लगाते हुए कहा, विभा, ये शादी मैंने अपने घर वालों की इच्छा से उनके दबाव में आकर की है। मैं ऐना से प्यार करता हूं। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध बनेगा। यदि तुम ऐसा सोचती हो तो अपने मन से निकाल देना। विभा का मस्तिष्क पल भर के लिए शून्य हो गया। यह क्या कह रहा था अमन? सहसा उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लगता है वह मजाक कर रहा है और अभी खिलखिल कर हंस पड़ेगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह आंखें बंद करके सो चुका था। वह कुछ देर तक अपलक उसका चेहरा देखती रही, फिर बिस्तर पर गिर पड़ी, उस पंछी की भांति जो मानो अब से कुछ देर पहले नील गगन की ऊंचाइयां नाप रहा हो और अचानक शिकारी ने उसे घायल कर उसके पंख तोड़ दिए हों। इस पुरुष प्रधान समाज में यह हश्र हुआ था एक उच्च शिक्षित स्त्री का, तो अनपढ़ अबलाओं का क्या होता होगा? उसके भाग्य का फैसला एक क्षण में सुना दिया गया और वह खामोश रही। इसके सिवा और रास्ता भी क्या था? वह स्त्री जनित भय, कहीं बात और न बिगड़ जाए। अब इस बिगड़ी बात को बनाने के सिवा बचा ही क्या है? रात आंखों ही आंखों में बीत गई। साहस करके उसने प्रातः ये बात मम्मी जी व पापा जी को बताई। वह जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों उसका जीवन बर्बाद किया गया, क्यों अमन को मजबूर किया गया। मम्मी जी ने कहा, बेटा, जो उसने बताया वो पूरा सच नहीं है। सगाई के वक्त उसने हमसे कुछ नहीं कहा। जब विवाह में केवल 1 हफ्ता रह गया था, तुम्हारे व हमारे यहाँ शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, तो उसने जिद करना शुरू कर दिया कि ये सगाई तोड़ दो, मुझे ऐना से शादी करनी है। भला ये कोई बात है? शादी ब्याह क्या कोई बच्चों का खेल है? बचपन से ही जरा ज्यादा लाड़ प्यार में पला है, इकलौता जो ठहरा, किसी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं। यह भी नहीं सोचा कि इस समय सगाई तोड़ने से 2 परिवारों की कितनी बेइज्जती समाज में हो जाएगी। फिर विभा के दोनों हाथ थामकर बोली, अब तुम आ गई हो ना बहू, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़ा नासमझ है, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम सब संभाल लोगी। गंभीर स्वर में पापा जी बोले, विभा, अमन ने शादी के चंद दिन पहले यह बात बताकर हमें धर्म संकट में डाल दिया। दोनों परिवारों की इज्जत व तुम्हारे भविष्य को देखते हुए हम सबने यही निर्णय लिया कि यह विवाह हो। और ये कोई पुराना अफेयर भी नहीं है कि इसमें कुछ गंभीरता हो। कई बार महज आकर्षण होता है और थोड़े समय में समाप्त भी हो जाता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम्हारे जैसी समझदार व सुशील लड़की ही इसे रास्ते पर ला सकती है। मैं ऐना को जानता हूं, वह बहुत ही चालाक व आधुनिक लड़की है। दौलत के लिए अपने चंगुल में फंसा लिया है उसने इस नासमझ को। वैसे विवाह अमन स्वभाव से चंचल प्रवृत्ति व थोड़ा मनचला भी है। इसके 2-3 अफेयर पहले भी रह चुके हैं, जिनमें कोई गंभीरता नहीं थी। अब ठिकाना मिल गया है ना, थोड़े दिनों में ऐना वैना सब दिमाग से निकल जाएंगी। तुम बिल्कुल चिंता न करो। मम्मी जी ने उसे पुनः विश्वास दिलाया। भारतीय संस्कारों में पली विभा कमर कसकर तैयार हो गई। वह अमन को राह पर ले आएगी। इसी में दोनों परिवारों का व उसका स्वयं का भी भला है। दूसरे ही दिन से विभा ने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह सबकी खुशियों का ख्याल रखती। मम्मी जी व पापा जी उससे बहुत खुश रहते, किंतु अमन, वह जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती, वह उतना ही उससे दूर रहने की कोशिश करता। देर रात को घर लौटता। ऐना को लेकर घर में तनाव बना रहता। अक्सर मम्मी जी व पापा जी से ऐना को लेकर उसका झगड़ा होता रहता। घर के व अपने जीवन के तनाव को दूर करने के लिए एक दिन विभा ने ऐना से मिलना ही उचित समझा। उसने ऐना को समझाना चाहा, मगर उस मगरूर लड़की ने विभा से तो दुर्व्यवहार किया ही, अमन को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। उस दिन अमन ने घर में खूब हंगामा मचाया और घर छोड़कर ऐना के पास चला गया। पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ रहने के जुर्म में चाहती तो विभा उसे जेल भी भिजवा सकती थी,
पर अपने संस्कार, घर की खुशी व इज्जत के लिए वह चुप रही। विभा के मम्मी पापा को इस घटना की भनक लग चुकी थी। वे बार बार विभा को अमन से तलाक लेने व वापस लौटाने के लिए कहते, मगर विभा इस घर को व इस घर के सदस्यों को अपना मान चुकी थी। दूसरा, समाज में तलाकशुदा स्त्रियों की स्थिति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। फिर मम्मी पापा जी के प्यार ने भी उसे बांध लिया था। अपनी योग्यता के बल पर उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छा पद मिल गया था। अब तो यही उसका जीवन था, अपनी नौकरी व मम्मी पापा जी का ख्याल रखना। एक एक दिन मानो युग जैसा बीत रहा था। विभा के विवाह को 10 माह गुजर गए थे। विभा अक्सर अमन से फोन पर बात करने का प्रयास करती, मगर वह कभी ठीक से बात नहीं करता था। मम्मी जी रोज नए नए पंडितों से मिलती, हर जगह जाकर मन्नतें मांगती। उन्होंने विभा से ढेर सारे व्रत उपवास करवाने शुरू कर दिए थे। हमेशा मांग भरने व मंगलसूत्र पहने रहने की हिदायत भी देती, मगर ऐसा लगता था मानो ईश्वर ने उनकी ओर से नजरें फेर ली थी। कल करवा चौथ है। मम्मी जी ने उसे फोन पर हिदायत दी थी कि ऑफिस से लौटते वक्त पार्लर से मेहंदी लगवाकर ही लौटे। उसने अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, उसे वह लाल दहकते अंगारों सी लगी। ऑफिस से लौटते ही मम्मी जी ने उसे अमन से बात करने को कहा, मगर अमन ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विचारों के समंदर में डूबते उतरते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब नींद खुली तो चारों ओर धूप चढ़ चुकी थी। मम्मी जी, आपने मुझे जगाया नहीं? तुम न जाने कब सोई होंगी, फिर आज तो तुमने छुट्टी भी ले रखी है, मम्मी जी ने उदास स्वर में कहा। दिन पूजा की तैयारियों में ही गुजर गया। विभा, मेरा दिल कहता है अमन आज जरूर आएगा। इतना भी बुरा नहीं है वह, मैंने समझाया तो मान गया है, विभा को ज्वेलरी पहनाते हुए मम्मी जी ने कहा। वह तो इतना बुरा नहीं है मम्मी जी, पर क्या वह जादूगरनी उसे आने देगी? विभा ने संदेह व्यक्त किया। पूजा का समय हो रहा था, सांझ घिर आई थी। विभा उदास यंत्रवत सी अपने काम किए जा रही थी। करुणा देवी की किटी सदस्याएं अक्सर साथ मिलकर अपनी बहू बेटियों के साथ इस तरह के धार्मिक व्रत उपवासों का आयोजन संपन्न करती थी। आज बार बार उनकी किटी सदस्याओं का फोन आ रहा था। विभा की पहली करवा चौथ जो थी, पर घर के हालात देखकर उन्होंने घर पर ही पूजा करने का निर्णय लिया। पूजा का वक्त हो गया, मगर अमन नहीं आया। मम्मी जी ने बार बार फोन करने का प्रयास किया, मगर फोन नहीं उठाया गया। मम्मी जी ने अंतिम बार फोन किया तो फोन ऐना ने उठाया। आप क्यों बार बार फोन किए जा रही हैं? अमन नहीं आएगा। व्रत विभा ने ही नहीं किया, मैंने भी रखा है। आज मम्मी जी के सब्र की इंतहा हो गई। उनका क्रोध उबल गया। वह ऐना को खरी खोटी सुनाने लगी। ऐना भी कौन सी कम रहने वाली थी, वह भला बड़ों की इज्जत करना क्या जाने। अमन द्वारा यूं ऐना से करवाए गए अपमान से मम्मी जी क्षुब्ध हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह निढाल सी जमीन पर बैठ गईं। बड़ी मुश्किल से विभा ने और पापा जी ने मिलकर उन्हें संभाला। पूजा के अधूरे छूटे कार्यों को पूरा कर विभा ने मम्मी जी व पापा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मम्मी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, विभा, आज तुम मंगलसूत्र सहित ये सभी सुहाग के प्रतीक चिन्ह उतारकर मुझे दे दो। विभा आवाक सी देखने लगी। आज करवा चौथ के दिन ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ बेटा, उतार दो ये सब। बिना पति इन सुहाग के प्रतीक चिन्हों का बोझ बड़ा भारी होता है। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बहुत दुख सहे हैं तुमने मेरे बेटे के कारण। तुम्हारे इन दुखों के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। मैं सास नहीं, मां हूं तुम्हारी, और तुम्हारा जीवन संवार कर ही अब मुझे चैन मिलेगा। अमन को तो अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं योग्य वर ढूंढकर शादी करूंगी तुम्हारी। पापा जी मम्मी जी के चेहरे को देखने लगे। विभा ने अब तक मम्मी जी का एक रूढ़िवादी, कमजोर व पुत्र मोह में डूबी स्त्री का रूप ही देखा था। स्त्री के अधिकारों के प्रति जागरूक व सशक्त रूप वह आज ही देख रही थी।
विभा ने सुहाग के सभी प्रतीक चिन्ह उतारकर मम्मी जी को दे दिए। जीवन निर्बाध गति से चलने लगा। विभा भूल ही गई कि वह इस घर की बहू है। वह बिल्कुल बेटी की तरह रहने लगी। इस घटना को 2 वर्ष बीत गए। मम्मी जी व अमन की अक्सर फोन पर बात होती। वह उसे समझाती, कभी कभी मिलने भी जाती, पर अमन पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। पापा जी मम्मी जी को अक्सर विवाह के लिए कोई ना कोई लड़का बताते रहते, पर मम्मी जी कोई ना कोई मीन मेख निकालकर बात को समाप्त कर देती। विवाह को कभी कभी लगता कि उनके मन में स्वार्थ आ गया है। सेवा करने वाली बुढ़ापे का सहारा बहू को भला ये क्यों विदा करना चाहेंगी। एक दिन पापा जी अपने दोस्त के पुत्र अनुराग को घर पर मिलवाने लाए। अनुराग का 2 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और लगभग 1 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अनुराग का सरल गंभीर व्यक्तित्व सभी को पसंद आया। मम्मी जी पापा जी ने विभा की राय जब जाननी चाही तो उसने भी मौन स्वीकृति दे दी। आखिर इस तरह कैसे जीवन गुजारा जा सकता था। विवाह और अमन ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। विवाह सादगी से होना तय किया गया। विवाह के सिर्फ 4 दिन शेष थे कि अचानक अमन का फोन आया। विवाह, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, घर आना चाहता हूँ। मम्मी जी ने सुना तो साफ मना कर दिया विवाह को अमन से मिलने के लिए। अमन को भी कह दिया, अब कोई जरूरत नहीं है विवाह से मिलने की। तुम्हारी पत्नी नहीं है वह, अब तलाक हो चुका है। और हाँ, 4 दिन बाद उसकी शादी है। जब तक वह यहां से विदा नहीं हो जाती तुम नहीं आओगे इस घर में। मम्मी जी की कठोरता विभा के समझ में नहीं आ रही थी। आखिर एक बार मिलने में बुराई ही क्या है। अमन का विभा के सेल पर बार बार कॉल आ रहा था। मम्मी जी ने विभा से उसका सेल भी ले लिया। अब तुम्हें यह विदाई के समय ही मिलेगा। विवाह के पश्चात विदाई से पूर्व मम्मी जी विभा को अपने कमरे में ले गईं, जहां उन्होंने ढेर सारे तोहफे विभा के लिए सजा रखे थे। उसका सेल लौटाते हुए बोली, ऐना अमन को धोखा देकर चली गई है। उसका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा था। 3 वर्ष का समय कम तो नहीं होता। हमने उसे समझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पूरा अवसर दिया उसे लौटने का, किंतु वह नहीं आया। इतने दिन इतना दुख देकर उसका मन नहीं भरा। आज जब तुम्हारा जीवन संवरने जा रहा था तो वह ग्रहण बनकर लौटना चाहता था। अगर ऐना उसे छोड़कर नहीं जाती तो क्या वो लौटने के विषय में सोचता। फिर रुककर बोली, विभा, मैंने तुम्हें उससे मिलने व बात करने के लिए इसीलिए रोका, कहीं तुम कमजोर न पड़ जाओ। तुम्हें वह कोई खुशी नहीं दे सकता। आज मम्मी जी का कद उसकी नजरों में और उठ गया था। विभा के मम्मी पापा अपने समधी व समधिन की प्रशंसा करते नहीं अगा रहे थे। कहते हैं कि नारी ही नारी की शत्रु होती है, पर जहां एक और ऐना जैसी स्त्री थी, वहीं मम्मी जी व विभा ने एक दूसरे के लिए अपने अपने स्वार्थों को पीछे छोड़ा था। आज मम्मी जी व पापा जी से विदा लेते हुए विभा इतना रोई जितना अपने घर से विदा होते हुए भी नहीं रोई थी। घर की देहरी पर अनाज के दाने डालते हुए उसने मन ही मन कहा, इस घर व मम्मी जी और पापा जी को जब भी उसकी जरूरत होगी वह अवश्य आएगी अपने पति अनुराग के साथ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए दिल से आभार।